नए चैप्टर का आप नाम लिखो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये चैप्टर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके ब्रैकेट में आप लिख लेना वेरी 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है मैं वो भी रीज़न बता देता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि आप ये सोचो कि ये क्लास 11th में कोई 10-20 मार्क्स का आने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई 10-20 मार्क्स का नहीं आने वाला, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको बेसिकली कुछ ऐसे रूल्स पढ़ाए जाते हैं, कुछ ऐसी बातें पढ़ाई जाती हैं जो आगे तक बहुत ज़्यादा काम आती हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो उस रेस्पेक्ट से ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो आपको इसमें सबसे पहले पेज के बीचों बीच एक टर्म लिखना है। इस टर्म का नाम लिखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और इसको ब्लॉक बना लेना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसके नीचे एरो डाल के लिखना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Accounting principles are the rules adopted by accountants universally, फुल स्टॉप। इसमें आप रूल्स को हाईलाइट कर लो या ब्लॉक बना लेना, full stop. They are the norms or the rules. They are the norms or rules which are followed in accounting transactions. Which are followed in accounting transactions. तो इस चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो एक ऐसे टर्म से होती है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये टर्म है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो पहले हम खाली प्रिंसिपल वर्ड पे फोकस करते हैं। तो किसी को प्रिंसिपल वर्ड का मतलब पता है? रूल्स, बिल्कुल सही। सिद्धांत, बिल्कुल सही, जो आप कभी भी अपने जीवन में फॉलो नहीं करते। तो खैर, अब दुनिया भर के जो अकाउंटेंट्स होते हैं, अकाउंटेंट्स का मतलब होता है जो अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर उन सब अकाउंटेंट्स को, मान लो आप सब बच्चों को अगर ये बोल दिया जाए कि जिसका जैसे मन कर रहा है वैसे कर लो, तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो हो सकता है कोई बच्चा गेन को लॉस बोल दे, कोई बच्चा डेटर को क्रेडिटर समझ ले, कोई बच्चा क्रेडिटर को डेटर समझ ले, कोई बच्चा एसेट को लायबिलिटी समझ ले, मतलब कुछ भी हो सकता है फिर तो इसीलिए अकाउंटिंग के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं बेसिकली। तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, मतलब कि सभी अकाउंटेंट्स को फॉलो करने पड़ते हैं। अब इसको एक करली ब्रैकेट में कवर करो और उसमें 2 बाइफर्केशन ऐसा निकालने का। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको मैं रूल्स सिखाऊंगा। तो ये पूरा चैप्टर जो है बेसिकली रूल्स पे बेस्ड है कि आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सिखाए जाएंगे, यानी कि आपको रूल्स के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन उसको 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। तो पहले पोर्शन में लिखना है, पहले को बोलेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, और दूसरे को बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो पहले को बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरे को बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो पहले आप इनके नाम लिख लो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो दोनों के बारे में 2-2 लाइन लिखनी है बस, छोटी सी। तो पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में लिख लेना, छोटा सा एरो डाल के। These are basic
assumptions, these are basic assumptions which every accountant assumes, which every accountant assumes to be followed by the business, which every accountant assumes to be followed by the business। ब्रैकेट में लिख लेना, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। और दूसरी तरफ लिख लेते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस के नीचे छोटा सा एरो डाल के, दीज आर द आउटकम्स of accounting practices, these are the outcomes of accounting practices which have been followed over the years, which have been followed over the years। तो दो कीवर्ड्स को ब्लू कलर कर रहा हूँ, आप भी कर लेना, पहले में अजम्पशंस और दूसरे में आउटकम्स। ठीक है, बस तो पहले आप ये लिख लो, फिर आपको पहले इतना मैं समझा दूंगा। तो बेसिकली पूरा चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है। इस चैप्टर के अंदर या मेनली हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ते हैं। दोनों को कहते वैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही हैं कई बार, लेकिन दोनों में थोड़ा सा क्या फ़र्क है, डेफिनेशन के हिसाब से दोनों में ये फ़र्क है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अजम्पशंस। तो अजम्पशन का मतलब कौन बच्चा बताना चाहता है? अजम्पशन का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ फैक्ट्स जो हम रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, अंदाज़ा कोई लगाया हो, एस्टीमेट, क्या 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 दोस्त, कौन? ओपिनिएटेड परसेप्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, और भारी अंग्रेजी के शब्द मार देते। ठीक है, तो मतलब अनुमान लगाया, एस्टीमेट लगाया, या कोई परसेप्शन इनके हिसाब से हमने मतलब बनाया। तो अगर मान लो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप सब अच्छे बच्चे हो, तो इसका मतलब ये मैं एक एस्टीमेट लगा रहा हूँ। अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि आप सब मतलब बहुत ही प्यारे बच्चे हो, तो इसका मतलब मैं एस्टीमेट कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सच है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हो सकता है कि वो सच ना हो और हो सकता है वो सच हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली कुछ ऐसी अजम्पशंस होती हैं, कुछ ऐसे अनुमान होते हैं, कुछ ऐसे एस्टीमेट्स कह सकते हो आप होते हैं, जो हर अकाउंटेंट मान के चलता है कि बिजनेस फॉलो कर रहा है। एवरी अकाउंटेंट एज्यूम्स टू बी फॉलोड बाय द बिजनेस। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कि वो क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको उसकी नंबर बता देता हूँ कि बेसिकली 3 होते हैं। तो कितने अजम्पशंस होते हैं हमारे सिलेबस में, या वैसे भी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कितने अजम्पशंस होते हैं? 3 होते हैं। वो मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी तरफ। कन्वेंशंस का क्या मतलब होता है? कन्वेंशंस, ये इंग्लिश का शब्द है कन्वेंशन। इसका क्या मतलब होता है? रूल नहीं, थोड़ा और बेहतर बनाओ। कन्वेंशन मतलब नहीं दोस्त, हाँ, प्रथा। प्रथा क्या होती है सर? प्रथा मतलब होता है ट्रेडिशन। जैसे कि हाँ, जो कई सालों से आप फॉलो करते आ रहे हो उस चीज़ को बोलते हैं ट्रेडिशन, या उसी चीज़ को कन्वेंशन भी बोल सकते हैं। तो कन्वेंशन का मतलब होता है जो प्रचलन चला आ रहा है कई वर्षों से, है ना। तो आपके परदादा, फिर आपके दादा, फिर आपके पापा, फिर आप, तो हो सकता है आपके घर में कोई एक ऐसी चीज़ फॉलो की जाती हो जो आपके घर में पहले से एक प्रथा चली आ रही है, एक कन्वेंशन चला आ रहा है, ट्रेडिशन चला आ रहा है, उसको कन्वेंशन कह सकते हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ें अकाउंटिंग में ऐसी चल रही हैं
जो कई सालों से मतलब चली आ रही हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो हम ओवर द ईयर्स फॉलो कर रहे हैं, तो आज लोग उसी को मतलब प्रिंसिपल या रूल मान लेते हैं। जैसे भाई दीपावली पे आप घर में अपने दिए जलाते हो, पटाखे चलाते हो, तो ये आपने बहुत सालों से देखा, आपके पापा, आपके पापा के पापा, पापा के पापा, तो इसका मतलब वो एक प्रथा जो है वो आप फॉलो करते हो और फिर वो एक रूल बन गया। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस का भी मतलब ऐसा ही होता है कुछ कुछ, कि जो चीज़ें आप कई सालों से फॉलो करते आ रहे हो और वो हमारी जो प्रैक्टिस है वो आज हमारे लिए मतलब रूल बन गया। तो ये मतलब होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन का। तो आपको कोर्स में कितने अकाउंटिंग कन्वेंशन पढ़ाए जाएंगे? 12। तो कितने पढ़ाए जाएंगे? 12। तो 3 अजम्पशंस पढ़ाई जाएंगी और 12 जो हैं कन्वेंशंस पढ़ाई जाएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर आपको मैं 15 बातें पढ़ाऊंगा जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना। तो हम लेकिन स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली किससे? अजम्पशंस से स्टार्ट करते हैं। तो हम मेन हेडिंग डालते हैं, तो इसको आप क्लोज कर दो। तो आज मैं आपको पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस सिखाऊंगा। तो आप चाहो तो नए पेज पर हेडिंग डाल सकते हो, फ्रेश पेज पर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ठीक है। तो 3 अजम्पशंस होती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, चलो तो 1 बाय 1 लिखेंगे, मतलब समझेंगे भी और लिखेंगे भी। तो सबसे पहला लिखना है आपको नंबर 1। पहली अजम्पशन का नाम होता है गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न। तो इसको आप ब्लॉक बना लो जी। तो आपको अच्छे से समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा। तो ड्रामा ये कर लेता हूँ कि एक कंपनी ले लेता हूँ पहले, तो ताकि आपको मैं अपनी बात समझा सकूँ, ठीक है। बिज़नेस ले लेता हूँ और बिज़नेस भी कोई जाना पहचाना ले लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ले लेता हूँ और आपको भी बना देता हूँ, ये आप हो। तो आपको मुकेश अंबानी साहब ने बुलाया और आपको कहा कि भाई आज से आप हमारे मुंशी हैं। कौन है? मुंशी। मुंशी कौन होता है? मुंशी कौन होता है? हाँ, जो आपके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है, समराइज करता है, मतलब और सारे काम करता है, अकाउंटिंग करता है। तो जो अकाउंटिंग करता है उसको क्या बोलते हैं? मुंशी। मतलब इंग्लिश में अकाउंटेंट, हिंदी में मुंशी। तो अब क्योंकि आप तो कॉमर्स के बच्चे हो, तो आप क्या बन गए? आप मुंशी, ठीक है, अकाउंट्स पढ़ने वाले मुंशी। तो मुकेश अंबानी जी ने आपको अपने बिजनेस में बुलाया और आपको कहा कि भाई अब आपको मुंशीगिरी करनी है। आपको क्या करनी है? मुंशीगिरी, मतलब अकाउंटिंग करनी है। तो आपको सबसे पहला अजम्पशन सोचना है। आपको ना मन में सोचना है। अजम्पशन का मतलब क्या है? एज्यूम करना है। तो आप पता है सबसे पहले क्या एज्यूम करोगे? आप सबसे पहले ये एज्यूम करोगे, इंग्लिश का शब्द है गोइंग कंसर्न। तो इस शब्द को मतलब इन वर्ड्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो गोइंग का मतलब क्या हो गया? जाना। तो यहाँ पर गोइंग का वैसे मतलब है चलते रहना। गोइंग का मतलब यहाँ पर क्या है वैसे? चलते रहना। गोइंग, रुकना नहीं है, तो उसको बोल दिया गोइंग। और कंसर्न का मतलब यहाँ पर क्या है? कंसर्न। तो यहाँ पर कंसर्न का मतलब चिंता नहीं है, कंसर्न का मतलब है बिजनेस। तो यहाँ पर कंसर्न का क्या मतलब है? बिजनेस। और गोइंग का क्या मतलब है? चलते रहना। तो हम सबसे पहले क्या एज्यूम करते हैं? आप सबसे पहले क्या सोचते हो वो बता रहा हूँ। हाँ, तो आपको ये सोचना है कि बिजनेस जो है वो चलता रहेगा और कभी भी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। तो बच्चा मेरे बाल नोचने आ जाता है, कहता है सर ऐसे कैसे सोच लें सर, हम नहीं सोचेंगे, क्या पता कल बंद हो जाए।
तो क्या पता कल क्यों बंद हो जाए, क्या पता 1 मिनट बाद बंद हो जाए, लेकिन आपको मन में क्या सोचना है कि बिजनेस चलता रहेगा। तो ये अजम्पशन है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, अजम्पशन है। तो हमें ये सोचना होता है कि बिजनेस जो है वो क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, बस। तो इसको इंग्लिश में लिखवा दो इस बात को, चलो तो लिखो। तो फर्स्ट एरो डाल के लिखो जी। नहीं, ये ड्राइंग नहीं बनानी, जो मैं नाटक नौटंकी करता हूँ बस आप इसको देख के खुश हो जाया करो, लेकिन जब मैं कहूँ बनाओ तब बनाओ, वैसे मत बनाओ। मैं आप तो सीधा मुद्दे की बात लिखो। तो इसमें आप लिखो बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ foreseeable future, business will continue for a foreseeable future। foreseeable future का मतलब होता है कि जितना आप सोच सकते हो, जितनी दूर तक, तब तक, भविष्य तक चलता रहेगा। तो business will continue for a foreseeable future and there is no intention, and there is no intention to क्लोज द बिजनेस, और हमारी कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को बंद करने की। तो बस कितना सिंपल पॉइंट हो गया, कितनी सिंपल अजम्पशन हो गई। तो पहला अजम्पशन आपको ये सोचना है कि बिजनेस जो है वो चलता रहेगा और कभी भी बंद नहीं होगा। बाकी इसमें सेकंड एरो डाल के लिख लो। सेकंड एरो जो है वो हॉट्स क्वेश्चन में कई बार पूछता है 1 नंबर में, या अगर आप गलती से अपने जीवन में कभी ओलंपियाड में बैठोगे तब पूछ लेगा, तो इसीलिए ये पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी मीनिंग आपका फर्स्ट पॉइंट में ही कवर हो गया। तो सेकंड पॉइंट लेकिन लिख लो। सेकंड पॉइंट में लिखना है डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, distinction between revenue expenditure and capital expenditure is made because of this assumption only, because of this assumption only। तो ये एक पॉइंट लिख लिया। अभी ऑब्वियसली आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, लेकिन लिख लिया है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मेड बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन ओनली। चलो तो ये समझा दूं आपको, ठीक है। तो देखो हम ऐसे सोचते हैं, पहले तो हमको पुराने चैप्टर में जाना पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से थे, कौन बच्चा सोचेगा, मतलब कौन बच्चा बताएगा। एग्जाम्पल नहीं देने भाई, मैं कह रहा हूँ टीचर कौन है, बच्चा कह रहा है सी अपरा गुप्ता। मैं कह रहा हूँ टीचर कौन है, तो आपको इसका बताना है कि टीचर वो व्यक्ति होता है जो बच्चों को पढ़ाता है। मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछ रहा हूँ क्या है, आप उदाहरण दे रहे हो, रॉ मटेरियल खरीदे वो खरीदे, उदाहरण है। हाँ, और तो और बेहतर करो डेफिनेशन। मैं की टर्म्स, की वर्ड्स, हाँ, जिसका बेनिफिट, हाँ, जिसका बेनिफिट 1 अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 12 महीने से कम में ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो मैं ये सुनना चाह रहा था जो आपने नहीं कहा, समझ गए। लेकिन तो हमको कीवर्ड्स पे फोकस करना है। अच्छा, तो ये तो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मान लो कोई 12 मंथ से ज़्यादा चलेगा जिसका बेनिफिट 1 साल, मतलब 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो कौन से होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना जी। यही था लॉजिक। तो अब बड़े ध्यान से सुनना जो समझाऊंगा। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फ्लॉप कर दो। गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फ्लॉप करने का मतलब है कि अब आप उल्टा सोचो। अब आप ये सोचो कि बिजनेस कल बंद हो रहा है, आपको ऐसे सोचना है, ठीक है। आपको क्या सोचना है, बिजनेस कल बंद हो रहा है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि बिजनेस कल बंद हो रहा है, तो क्या आप किसी को रेवेन्यू और किसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग अलग कह सकते हो? ये है क्वेश्चन।
कि अगर हम ऐसा सोचें कि बिजनेस कल बंद होने वाला है, तो अब तो हर चीज़ का बेनिफिट कितने दिन तक चलेगा? कल तक। अब तो अगर आपने रॉ मटेरियल भी खरीदा तो उसका बेनिफिट कब तक चलेगा? कल तक। और कोई मशीन भी खरीदी तब भी कब तक बेनिफिट चलेगा? कल तक। कुछ भी खरीदा, कुछ भी एक्सपेंडिचर करा, उसका बेनिफिट कब तक चलेगा? और वो कल हो रहा है। तो अगर हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फ्लॉप कर देते हैं, यानी कि अगर आप उल्टा सोचते हो, आप ऐसे सोचते हो कि कल बिजनेस बंद होने वाला है, तो क्या आप किसी भी चीज़ को कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लासीफाई कर सकते हो? इज़ इट पॉसिबल नाउ? नहीं कर सकते ना। तो यही बात सेकंड पॉइंट में दी गई है प्यारे बच्चों, कि डिस्टिंक्शन का मतलब होता है वही क्लासिफिकेशन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मेड बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन ओनली। तो क्योंकि आप कहीं ना कहीं क्या सोच रहे थे, देखो पहले पॉइंट में आपकी सोच क्या है कि बिजनेस कब तक चलता रहेगा? बहुत सालों तक चलता रहेगा। तो इसी वजह से आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलग अलग कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको फ्लॉप कर देते हो, अगर आप उल्टा सोचोगे कि कल बिजनेस बंद हो रहा है, तो फिर क्या आप रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अलग अलग कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। तो ये मतलब है इस पॉइंट का, ठीक है। तो समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ आ जाए तो और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपको ओलंपियाड में बैठना नहीं और आपसे एक क्वेश्चन कहीं पूछेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप बेसिक बच्चों के लिए बस पहला ही पॉइंट था कि बिजनेस चलता रहेगा, बस आपको ये सोचना है। तो ओके हो गया पॉइंट कि बिजनेस चलता रहेगा, बस ये सोचो आप, बस। तो आपकी पहली अजम्पशन हो गई। चलो इसके बाद जी नंबर 2, दूसरी अजम्पशन, ये बहुत अच्छी अजम्पशन है। दूसरी अजम्पशन का नाम होता है कंसिस्टेंसी, जो आप में बिल्कुल भी है। टाइम वेस्ट करने की तो है, नलायकी करने की तो है, लेकिन पढ़ाई करने की नहीं है। तो दूसरी अजम्पशन लिखो कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो लिखो, इसमें तो पहले लिखवा ही देता हूँ फिर समझा दूंगा, इसमें कोई स्टोरी एज सच नहीं है। तो इसमें लिखना डैश डाल के, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन कॉमा accounting practices once selected and adopted, comma, should be applied consistently year after year, should be applied consistently year after year। इसमें आप अंडरलाइन कर लो कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर को। उसके बाद सेकेंड एरो डाल के लिखना, द अकाउंटिंग practice may be changed only के आगे डैश लगा लेना। द अकाउंटिंग प्रैक्टिस may be changed only के आगे डैश लगा के ए और बी और सी ऐसे अभी खाली छोड़ के बस लिख लो। 3 रीज़न बाद में लिखवाऊंगा, लेकिन अभी आप ऐसे ही खाली छोड़ लो। चलो तो पहले मैं इतना समझा देता हूँ कि आपको दूसरी अजम्पशन क्या सोचनी है। चलो तो दूसरी अजम्पशन ये सोचनी है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सेलेक्टेड। तो पहले थोड़ा सा ऐसे ही नाटक नौटंकी के तरीके से समझाने के लिए कर रहा हूँ कि मान लो आप वही मुकेश अंबानी जी की कंपनी में मुंशी हो आप, तो है ना। तो अब आपको दूसरा क्या सोचना है, ये देखो, ये आप हो। हाँ, आ जाओ स्टेज पे, मैं घर चला जाऊँ। तो आपको देखो दूसरी बात क्या सोचनी है, आपको ये सोचना है कि मुकेश अंबानी साहब ने अगर कोई
अकाउंटिंग प्रैक्टिस मान लो फॉलो करी है, आपने उनसे पूछा कि मुकेश जी आप कौन सी अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करते हो। अब मैं ऐसी कुछ भी बोल रहा हूँ, मान लो उन्होंने बोला कि मैं तो मेथड नंबर 4 फॉलो करता हूँ। उन्होंने बोला कि वो कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, मेथड नंबर 4। तो अब आपको क्या सोचना है, अब उस पर फोकस करना। अब आपको ये सोचना है, आपकी अजम्पशन ये है कि अब तो हम ईयर आफ्टर ईयर हर साल कौन सा मेथड ही फॉलो करेंगे हमेशा, मेथड नंबर 4। ये अजम्पशन बस ये कहती है, अब पढ़ लो इंग्लिश, कि अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड, अगर आपने किसी भी प्रैक्टिस को एक बार सेलेक्ट कर लिया एंड अडॉप्टेड, तो उसके आगे पढ़ लो अंग्रेजी क्या लिखी है, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। तो आपको उसी प्रैक्टिस को, उसी मेथड को हर साल कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, मतलब वही अजम्पशन, मतलब हम सोच रहे हैं ना कि करते रहेंगे, वो तो अब सेकंड पॉइंट में आएगा दोस्त। चेंज हो सकता है, लेकिन कब चेंज हो सकता है, पहले धीरे धीरे चलो, अभी चीता बना नहीं करना। पहले फर्स्ट एरो बताओ भाई, सबको समझ आया, कंसिस्टेंटली फॉलो करना, पहले इतना पॉइंट समझ आया, ठीक है। अब बच्चा कह रहा है कि सर, आदित्य भाई कह रहे हैं सर मेरा तो मन कर रहा है चेंज करने का। तो क्या आदित्य भाई तुम अपने मन से चेंज कर सकते हो? तो तुम्हें कैसे पता? और वो नीड क्या है? मेथड जब वर्क ना करें, और ये आपको कैसे पता? जैसे अगर कभी कुछ भी हो सकता है, कोई ज़्यादा अमाउंट है या किसी और, जैसे कोई और कंपनी के लिए अगर हमें फाइल करना है तो हमें चेंज करना पड़ जाएगा। चलो ठीक है, तो मतलब सारी बातें फूल फिजूल कर रहे हो आप। तो भाइयों बहनों, कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस ऐसे कभी भी चेंज नहीं हो सकती। उसको चेंज करने के पीछे सिर्फ 3 ही रीज़न हो सकते हैं, जो मैं आपको लिखवाऊंगा। तो अगर आपको कभी भी अपना कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज करना है, वैसे तो आप मन में क्या सोचोगे हमेशा, बिजनेस तो चलता रहेगा, वो तो हो गया पहला। इसमें क्या सोचोगे कि मेथड नंबर 4 ही हम हमेशा फॉलो करते रहेंगे। ये सोचना है आपको कि मेथड नंबर 4 ही हमेशा फॉलो करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको चेंज करना है, द अकाउंटिंग प्रैक्टिस मे बी चेंज्ड ओनली, तो अब लिखवा दूं 3 रीजन, तो लिखते हैं। तो पहले ए में लिखो, इफ लॉ रिक्वायर्स। तो पहला कारण है कि अगर कानून बोलेगा तो, कानून। तो अभी कुछ साल पहले मान लो सरकार एक नया कानून लेकर आई थी, जीएसटी, सुना आपने? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना? तो अब जब कानून में चेंज हो गया, तो फिर तो आपको अपने मेथड में भी चेंज करना पड़ सकता है। तो इफ लॉ रिक्वायर्स, अगर लॉ बोलेगा तो। दूसरा रीजन, इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड, इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर। सर ये किस चिड़िया का नाम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? तो इस पे आप एक स्टार लगा लो। तो इनको मैं नीचे समझा देता हूँ। तो आप नीचे लिख लो स्टार कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस चिड़िया का नाम है। तो है वैसे किसी बच्चे को पता इसके बारे में, जो इस बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं? अभी नहीं पढ़े, चलो ठीक है, तो कोई नहीं, मैं सिखा देता हूँ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं बेसिकली उसको शॉर्ट में तो एएस कहते हैं। उनका क्या मतलब है, तो हर देश की जो सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी होती है, कौन सी बॉडी होती है? अकाउंटिंग बॉडी। भाई हम सब तो मुंशी हैं, है ना? लेकिन हम सब मुंशियों का जो मंदिर होता है ना, हम सब तो पुजारी हैं, हम सब पुजारियों का जो बड़ा मंदिर होता है, उसको हमारे देश में कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो हमारे देश की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। तो ICAI कुछ रूल्स बनाती है हम मुंशियों के लिए। जैसे मैं मुंशी हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो हमारे मंदिर से रूल्स बन के आते हैं।
तो हमारे मंदिर से जो रूल्स बन के आते हैं उन रूल्स को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हम मुंशियों के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी किसी कानून से कम नहीं है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये भी हमारे लिए छोटा कानून ही है, क्योंकि ये रूल्स कहाँ से बन के आए हैं? हमारे मंदिर से बन के आए, और हम तो इस मंदिर के पुजारी हैं, तो हमको तो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो ICAI जो रूल्स बनाता है उनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो समझ गए जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? फ्लो चार्ट बना भी सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरी ड्राइंग। बाकी अगर आप समझ गए, आदित्य की तरह आप होशियार हो, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप बना सकते हो नीचे अपने समझने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, छोटा सा एक डायग्राम कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, बना लो चाहे। कि जो सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी होती है किसी भी देश की, तो हम तो अपने देश की बात करते हैं ICAI, तो वो जो रूल्स बनाती है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, AS। तो ये बना लो आप। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो मतलब एक वाइडर टर्म हो गई। अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो हो गया कि भाई वो तो सारे ही रूल्स हो गए, चाहे वो ये भी बनाए ना बनाए, वो तो सब कुछ ही हो गया, वो तो ग्रैंड, वो तो हो गया महाग्रंथ। नहीं, चेंज होते रहते हैं भाई। पहले वो चलते थे रूल्स, सती प्रथा चलती थी, आज वो है, तो चेंज हो गए ना रूल्स। तो ऐसा नहीं है कि रूल्स एक ही बार बनते हैं, कंसिस्टेंटली फॉलो करेगा। हाँ, ये तो अजम्पशन है। तो हम तो ये एज्यूम करते हैं कि हम एक मेथड को सालों साल फॉलो करते रहेंगे, ऐसे सोचते रहो, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, ऐसे सोचना है। लेकिन चेंज अगर करना है रूल को, तो कब कर सकते हो चेंज? इफ़ लॉ रिक्वायर्स, अगर लॉ में चेंज हुआ तो, या फिर इफ़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कोई चेंज करा तो। तो बोलो जी, समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ तक ओके एवरीबडी? और तीसरा रीज़न भी लिखवा देता हूँ, और कब चेंज कर सकते हो आप? फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी समझेंगे नहीं, वो ऐसी छोड़ दो, लेकिन फॉर बेटर प्रेजेंटेशन को आप अंडरलाइन कर लो। बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, यानी कि यहाँ पर बॉल आपके कोर्ट में। अब अगर आपको लगता है कि मेथड को चेंज करने से मेरा प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगा, बंद कर दो दोस्त। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि मेथड को चेंज करने से मेरा प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगा, तो फिर आप चेंज कर सकते हो। तो ये एक सब्जेक्टिव पॉइंट है भाई, आपको लग रहा है तो कर सकते हो, आपको नहीं लग रहा तो मत करो। तो क्लियर हो गया पॉइंट? फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। हाँ, तो मैंने क्या बोला? मैंने भी तो ये बोला कि आपकी मर्जी है, लेकिन आपको अगर नहीं लग रहा तो मत करो। लेकिन आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यों चेंज करा, तो क्या बोलोगे? क्यों करा? कि मेरी मर्जी है, ये बोलोगे, या ये बोलोगे कि बेटर प्रेजेंटेशन के लिए करा? प्रेजेंटेशन मतलब वही रिकॉर्डिंग करनी, क्लासीफाई करनी, प्रस्तुत करना। अकाउंटिंग के हाँ, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मैं आपको भाई एक एग्जांपल भी लिखवाऊंगा कि अकाउंटिंग में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक एग्जांपल भी लिखवाऊंगा अभी। नहीं, मेथड्स तो अकाउंटिंग में दिए होंगे, उन्हीं मेथड्स में से हम चूज़ करेंगे, लेकिन जो चूज़ करेंगे उसको सालों साल फॉलो करते रहेंगे। हाँ, फिर चेंज कर सकते हैं, और फिर अगले साल फिर लगा दूसरा मेथड है, फिर चेंज कर दो। तो यही खेलते रहो, चेंज 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 चेंज। नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको लगना चाहिए कि फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। वो तो आपकी चॉइस है। अगर आपको लग रहा है कि बेटर प्रेजेंटेशन हो रहा है तो चेंज कर सकते हो। हाँ, हर साल आगे आगे, तो अगले साल फिर चेंज कर दो। हाँ, और क्या। अब फालतू के डाउट, अब देखो मैं एक
अगर अब कोई भी बच्चे अपने डाउट में अगर लगा के डाउट पूछेगा ना, तो हाँ, आप डाउट पूछोगे बिना अगर लगाए तो भी मैं एंटरटेन करूँगा, क्योंकि अगर मेरी चाची के मूछें होंगी तो फिर तो मैं उसको चाचा कहूँगा। तो जो भी आप डाउट पूछो उसमें आपके सेंटेंस में अगर लगाए तो फिर आई विल नॉट एंटरटेन, ओके। क्योंकि अगर लगाने का अगर इजाज़त दे दूंगा फिर तो भाई बच्चा कुछ भी पूछ लेगा। अब बच्चा कहते सर अगर मेरा पेट में दर्द हो गया तो क्या होगा, तो मैं चेंज कर दूं क्या? बच्चा कहेगा सर मेरे पैर में मोच आ गई तो क्या मैं मेथड चेंज कर दूं क्या? तो इन सब बातों के मेरे पास उत्तर नहीं है। चलो तो एक लंबी गहरी सांस लो, तो बिना देखे बोलना है सब कुछ, ठीक है। तो पहली अजम्पशन क्या सीखी? और दूसरी अजम्पशन कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी में मुद्दे की बात यह है कि जो भी आप अकाउंटिंग मेथड एक साल फॉलो करते हो तो आप क्या सोचोगे कि वही मेथड बार बार फॉलो करोगे, सिंपल। बस इतना समझ आया? यस। और कब चेंज कर सकते हो? 3 बात याद रखनी है, जब लॉ बोलेगा तब, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा तब, या फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक, बाकी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ अभी के लिए। तो जैसे पूछ रहे थे ना आप, तो इसमें आप एग्जाम्पल में लिख लो मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन। तो मैं आपको आगे एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा डेप्रीसिएशन के। पता है आपको अलग अलग मेथड्स होते हैं, मतलब अभी लिखना मत, ऐसे ही बता रहा हूँ। एक मेथड 1 होता है, एक मेथड 2 होता है, एक मेथड 3 होता है, एक मेथड 4 होता है ना, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। और आपके क्लास 11th में तो 2 मेथड्स आपको पढ़ाएंगे भी। तो अब मान लो किसी ने मेथड 4 जो है वो फॉलो कर लिया, तो अब आप क्या एज्यूम करोगे, आपकी एजम्पशन क्या चलेगी कि मेथड 4 ही अब ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली फॉलो होता रहेगा। तो एजम्पशन जो है वो बस ये है कि अगर आप कोई भी मेथड फॉलो करते हो तो वो मेथड आपको सालों साल लगातार फॉलो करते रहना पड़ेगा। तो समझ आ गया कंसिस्टेंसी? नहीं, ड्राइंग नहीं बनानी, बस आप ऐसे ही लिख लो एग्जाम्पल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बस। चलो, तो 2 अजम्पशंस तो आपने सोच ली, तो कितनी थी टोटल अजम्पशंस? 3। चलो, तो अब नंबर 3 डालते हैं। ये सबसे मुश्किल है, नंबर 3। इसका नाम है एक्रूअल, ACCRUAL, सॉरी, ACCRUAL, एक्रूअल। चलो, तो एक्रूअल के बारे में आपको लिखवाने और समझाने से पहले छोटा सा पूछ लेता हूँ आपसे एक, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, फिर आप मुझे बताना। तो आपको ये पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसी एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, मान लेते हैं आपने 5 मई को गुड्स सेल कर दिए, ठीक है, गुड्स सोल्ड। किसको सेल कर दिए? टू SRK को, SRK को दोस्त, हाँ, SRK को, श्री राधा कृष्णन, 20,000 के। तो आपने गुड्स बेच दिए 5 मई को SRK को, कितने रुपए के? 20,000 रुपये के। अब मान लेते हैं, एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने क्रेडिट पर बेचे होंगे, तो आपको 2 महीने बाद, मान लेते हैं, ऐसे ही लिख रहा हूँ कुछ भी, 5 जुलाई को SRK ने पैसे दे दिए, यानी कि मैं ऐसे लिख लेता हूँ 20,000 रुपये रिसीव्ड। तो आपने गुड्स बेचे थे SRK को 5th वाले मई वाले दिन, और आपको पैसे किस दिन मिल गए? 5 जुलाई को, 2 मंथ्स के बाद। पहले स्टोरी समझ आ रही है? चलो, तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है कि आप गुड्स सोल्ड जो आपने करे है ना, गुड्स जो आपने बेचे, उसको अपनी बुक्स के अंदर किस दिन रिकॉर्ड करोगे? ये है मुद्दा कि व्हाट विल बी द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। 5th में, या जब पैसे मिले 5th जुलाई,
ये है क्वेश्चन, मतलब समझ गए मेरा क्वेश्चन क्या है कि हम अपनी बुक्स में, हम अपनी अकाउंटिंग में किस दिन रिकॉर्ड करते हैं। बोलो दोस्त, तुम तो होशियार हो। हाँ तुम, और क्या? 5th श्योर, 5 जुलाई। तो रीज़न देना है, ऐसे तो तुक्का कोई भी मार लेगा, मतलब आपके हिसाब से। हाँ बताओ। जिस दिन हमें रिसीव हो गया पैसे, 5 जुलाई। ठीक है, 5 जुलाई को ट्रांजैक्शन हमारी टेक्निकली कंप्लीट हुई। 5 मई को क्यों? क्योंकि सर आपने सेल तो कर दिया ना, अब आपको पैसे मिले, वो आपको मिल ही जाएंगे। जब तक पैसे नहीं मिले तब तक सेल नहीं हुआ, एक तरह से वो कह रहे हैं। बट इनकम तो आपकी एक तरीके से हो गई, एक्यूट का मतलब ये था इनकम और बट नॉट द रिलेटेड। ठीक है, एक्रूड का मतलब ये कह रहे हैं कि भाई इनकम जो है वो तो हो ही गई। हाँ हाँ, सारा रिकॉर्ड होता है, तो वहाँ तक पहुँच गए तुम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो मतलब इन्होंने तो पढ़ ही लिया, तो इनको तो सब खेल राज पता ही है। चलो चलो, ठीक है जी, ठीक है। तो आओ फिर मैं बता देता हूँ। वैसे तो देखो जी, सब बच्चे अब सुन लो। चलो बातें नहीं। तो एक्रूअल का जो मतलब है, हाँ एक्रूअल का, चलो लिखो। चलो, तो एक मैं चाह रहा था कि मैं वो आंसर बताऊं जो मैंने पढ़ाया था। तो मैंने ना आपको जब चैप्टर 2 में पहली टर्म पढ़ाई थी, उस टर्म में लिखवाया था ट्रांजैक्शन, और उसमें कुछ बाइफर्केशन करवा के एक में लिखवाया था कैश ट्रांजैक्शन, एक में लिखवाया था क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी कि अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कई बार हो सकता है कि आप कोई ट्रांजैक्शन करो और उधार पे करो। उधार का मतलब है क्रेडिट। तो एक्रूअल का मतलब यही होता है कि जब भी ट्रांजैक्शन होती है हम तब रिकॉर्ड करते हैं। अब चाहे पैसे आपको बाद में मिले या पहले मिले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो मैडम कह रही थी कि एक्रूड का भी यही मतलब होता है ना, कि एक्रूड का मतलब होता है कि आपको इनकम हो गई, अब पैसे चाहे बाद में मिले या पहले मिल जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी को एक्रूअल कहते हैं। तो आपको अकाउंटिंग के अंदर यही अजम्पशन रखनी है हमेशा कि किसी भी ट्रांजैक्शन को आप कब रिकॉर्ड करोगे, जब वो हो जाती है। अब चाहे पैसे पहले मिले हों या बाद में मिले हों। तो जैसे आप बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हो, तो हम अपनी ट्रांजैक्शन के हिसाब से ही रिकॉर्डिंग करते हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने फ़ीस पहले दे दी होगी, 1 हफ्ते पहले, कुछ हो सकता है 1 हफ्ते बाद दोगे। तो लेकिन हम क्या रिकॉर्डिंग करते हैं कि बच्चा आ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लो। तो पैसे चाहे आप पहले दो, पैसे चाहे आप बाद में दो, हम अपनी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। सर वो फिर डेट फंसती रहेगी। हाँ हाँ, हाँ, चाहे आप क्लास 12th में भी पहुंचने के बाद फीस बाद में दो, लेकिन हमने तो रिकॉर्ड कर लिया कि हमने आपको क्लास 11th में पढ़ा दिया। तो बैड डेट्स हो जाएगा जी। हाँ, तो लॉस हो जाएगा। हाँ, तो आंसर जो है फाइनली क्या बन गया, 5th में। हाँ, तो अब इसकी स्टोरी लिखवा देता हूँ। तो ये ड्राइंग मत बनाना, आपको ये ड्राइंग नहीं बनानी है। तो आप तो स्टोरी लिखो मेन कि ये अजम्पशन क्या कहता है। तो लिखो जी, ट्रांजैक्शंस आर recorded when they are entered into। तो थोड़ी सी लैंग्वेज याद करनी है आपको। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड when they are entered into, comma, not when the settlement takes place, not when the settlement takes place। तो बेसिकली लैंग्वेज याद रखनी है, बस इसमें यही लाइन है, लेकिन इसका मीनिंग वही है
कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, तो क्या लिखा है आगे, व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू। तो इसका मतलब ये होता है, दे आर एंटर्ड इनटू का मतलब हिंदी में लिख देता हूँ कि जब वो हुई। तो मैंने सेल किस दिन करी थी, 5th मई को, तो मैं इसीलिए 5th मई को ही रिकॉर्ड कर लूँगा। नॉट व्हेन मतलब कब नहीं रिकॉर्ड करते, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। और सेटलमेंट का मतलब होता है, अगर आपको लिखना है, मतलब पैसे मिलना या देना। तो चाहे पैसे मुझे मिले हों या ना मिले हों, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ट्रांजैक्शन हमेशा हम कब रिकॉर्ड करते हैं, जब वो हुई, लेकिन कब नहीं रिकॉर्ड करते, मतलब जब सेटलमेंट हुआ। तो हमें सेटलमेंट से कोई मतलब नहीं है। सेटलमेंट हमारे एग्जाम्पल में कब हो रहा था, 5th ऑफ जुलाई, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड कर लेंगे, 5th ऑफ अप्रैल, हाँ 5th ऑफ मई, सॉरी। हाँ भाई, और क्या, हमने अगर SRK को गुड सेल करे होते और वो हमें EMI में भी पैसे दे रहा होता, मान लो 5 जुलाई को उसने दिए 10,000, फिर उसके बाद 5 अगस्त को उसने दिए 10,000, तो भी आप कब रिकॉर्ड करते, तब भी आप तभी 5 को ही पहले ही रिकॉर्ड कर लेते। तो कभी भी पैसा मिले या पैसा दें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लियर हो गया। तो बोलो भाइयों बहनों, तीनों अजम्पशन अच्छे से समझ आए। तो एक लंबी गहरी सांस लेकर तीनों अजम्पशंस का कोड लिखवा देता हूँ, आपको याद रखने के लिए आसान रहेगा। हाँ, तो इसका कोड छोटा सा है, GCA। वैसे तो याद ही रहता है बच्चों को, लेकिन फिर भी लिख लिया। तो GCA का मतलब है कि बस आपको 3 ही अजम्पशंस हमेशा याद रखनी है अपने पूरे जीवन काल में। पहली अजम्पशन क्या है, गोइंग कंसर्न। इसको याद रखने का तरीका, गोइंग मतलब चलता रहेगा और कंसर्न मतलब बिजनेस। तो बस आपको क्या सोचना है कि बिजनेस चलता रहेगा। फिर C का मतलब हो गया कंसिस्टेंसी, जिसमें आपका मतलब है कि एक मेथड जो आपने सेलेक्ट कर लिया वो ही ईयर आफ्टर ईयर चलता रहेगा। अच्छा, इसमें भी चलता रहेगा, मतलब इसमें फॉलो करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको मेथड चेंज करना है तो सिर्फ 3 ही रीज़नों से कर सकते हो। पहला रीज़न अगर कानून लॉ बोलेगा तो, दूसरा रीज़न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा तो, और तीसरा रीज़न बेटर प्रेजेंटेशन अगर आपको लगती है तो। बाकी वो आपकी मर्जी है, लगे ना लगे। और A लास्ट, A से क्या बन गया, एक्रूअल। तो ये वर्ड बोल लो अपने मुंह से, क्या बन गया, एक्रूअल। तो एक्रूअल में स्टोरी तो एक ही लाइन की है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, इंग्लिश याद रखना, व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू। इसका मतलब है जब वो हुई, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस, यानी कि पैसे कब मिले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो होती हैं, पैसे चाहे पहले मिले या पैसे चाहे बाद में मिले। तो क्लियर हो गया जी, ओके, यहाँ तक सबको समझ आया। चलो, तो ये तो हो गए अजम्पशन। तो इसके नीचे मतलब आप एक लाइन लगा सकते हो। तो 3 अजम्पशंस तो हमारे कंप्लीट हो गए। तो पूरे ब्रह्मांड में 3 ही अजम्पशंस हैं बस, तो आधा पोर्शन तो हो गया। अब कहाँ चलें, अब उधर चलेंगे। मतलब अब अजम्पशंस नहीं है, अब जो भी बातें लिखवाऊंगा वो मतलब हमारे या तो मतलब कन्वेंशंस भी समझ सकते हो, या मतलब आप उनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कह सकते हो। तो वो मतलब रूल्स हैं बेसिकली। चलो, तो वह यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसको मैं नंबर 4 ही दे देता हूँ, लेकिन अजम्पशन नहीं है, ये ध्यान रखना, अजम्पशन 3 ही थे। चलो ठीक है सर। हाँ, तो कन्वेंशन कह सकते हो आप कि ये है ना। तो 1-2 कन्वेंशंस आपको करवा देता हूँ। तो जैसे लिख लो, इसका नाम है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल।
तो अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को समझाने के लिए चलो हम एक ड्राइंग बनाते, तो ये तो आप बना ही लो मेरे साथ, है ना। तो इस ड्राइंग से आपको समझ आ जाएगा। चलो तो एक बनाओ आदमी और एक बनाओ झोंपड़ी। झोंपड़ी मतलब हट है, हाँ उसमें लिख लो बिजनेस, मतलब ऐसे वही एग्जांपल, वही पुराने घिसे पिटे एग्जांपल चल रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिख लिया, और इसमें आप लिख लो आदमी में लिख लो मुकेश अंबानी साहब। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पर जो समझना चाहते हैं, मैं उस पर फोकस कर देता हूँ कि हम जो समझना चाहते हैं वो ये समझना चाहते हैं कि एक होता है जिसको हम ओनर कहते हैं और एक होता है जिसको हम बिजनेस कहते हैं। ठीक है जी, तो आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों एक ही बात है या ये अलग अलग हैं। मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों एक ही बात है या ये अलग अलग हैं, ये है क्वेश्चन। बताओ। ठीक है, तो लीगल से भी ना ये एक नहीं है। वैसे कंपनी में ओनर अलग माना जाता है, बिजनेस अलग माना जाता है। नहीं, उल्टा नहीं बोला आपने, आधा सच बोला आधा गलत हो गया, ऐसा हो। तो ये अलग अलग ही हैं, तो ये लीगल तौर पर भी अलग अलग है और अकाउंटिंग के अंदर भी अलग अलग है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस प्रिंसिपल का रूल ये है, ये प्रिंसिपल आपको यही सिखाता है कि आपको ओनर को हमेशा अलग मानना है, ये अलग होता है, और बिजनेस को हमेशा अलग मानना है। तो ये बोथ आर सेपरेट, ये दोनों क्या हैं, अलग हैं। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो समझ आ गया इसका प्रिंसिपल का मेन क्रक्स क्या है कि ओनर जो है वो अलग होता है और बिजनेस जो है वो अलग होता है। पहले इतना ओके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, जो मैंने वैसे ओरली पहले बता रखा है, लेकिन अब देखता हूँ आपको याद है या नहीं। आपको ये बताना है कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं तो आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो। तो ये आपको कैसे पता, और आपको याद है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे पुराना भी, तो मैंने कहा था आपको हमेशा ये सोचना है कि हम कौन है, बिजनेस। वेरी गुड। तो हम हमेशा सारी अकाउंटिंग जो करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस के। तो हम हमेशा बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। मुकेश अंबानी साहब के हिसाब से नहीं सोचेंगे। तो हमारा अकाउंटिंग जो होता है वो हमेशा किसके नज़रिए से होता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो समझ आ गया प्रिंसिपल, सिंपल। तो बस इसमें दो बातें लिखनी है, तो लिख लेते हैं। तो लिखो आप पहले फर्स्ट एरो डाल के, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, comma, owner and business are treated as separate entities। इसे आप हाईलाइट कर लेना, are treated as सेपरेट एंटिटी। ये इसका मेन कीवर्ड्स है। एंटिटी का मतलब होता है एक तरह से, मतलब बॉडी, बॉडी BODY। सर बॉडी मतलब क्या, बॉडी क्या, शरीर। बॉडी मतलब हाँ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इंसान जो है उसको नेचुरल बॉडी कहते हैं और बिजनेस जो है उसको आर्टिफिशियल बॉडी कहते हैं। तो ओनर एक अलग एंटिटी है और बिजनेस एक अलग एंटिटी है। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ओनर और बिजनेस अलग अलग हैं। और सेकेंड एरो, अकाउंटिंग इज डन, बताओ आदित्य भाई, फ्रॉम, वेरी गुड। तो देखो अब तुम भी होशियार हो गए मेरे साथ रहते रहते। तो अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बात भी सब बच्चे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बस कितना छोटा सा प्रिंसिपल है कि भाई बिजनेस अलग है, ओनर अलग है।
बाकी इसका एक एग्ज़ाम्पल लिखना है। चलो तो वो आप में से बताओ कौन बच्चा बताएगा। कोई एक ऐसा एग्ज़ाम्पल दो जिससे ये साबित हो जाए कि बिज़नेस अलग है और ओनर अलग है। सर बैंकरप्सी ले सकते हैं, हाँ हाँ, दो सही सोच सही रहे हो, बताओ। जैसे विजय माल्या वाला। वो तो मैंने दिया था, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं, ये वाला नहीं चलेगा। चलो तो मैं लिखवा देता हूँ, तो आप ये एक एग्जाम्पल रट लेना, ठीक है। मतलब रटना क्या, मतलब और भी हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ मैं आपको, सबसे बेस्ट वाला ही लिखवा रहा हूँ। हाँ बताओ। जिसके अंदर एक बिजनेस लाइक जो कैपिटल जो ओनर इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस के लायबिलिटी होता है। ओह माय गॉड, ये तुम्हें कैसे पता चला? ये भी तुम्हें स्कूल से पता चला? ये तो तुमने अभी दिमाग लगाया ना। वेरी वेरी गुड, शाबाश। ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है, मैं यही लिखवाने वाला था। तो आप लिखो बच्चों, सब बच्चे लिखो कि कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि बिजनेस जो है वो मालिक के पैसे को भी लाइबिलिटी समझता है। कहता है तो बोझ है, किसी और के पैसे हैं। मतलब बिजनेस जो है मुकेश अंबानी के पैसे को भी क्या समझ रहे हैं कि ये तो किसी और के पैसे हैं, तो लाइबिलिटी है, बर्डन समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या सबूत है? इंटरनल, हाँ है तो लाइबिलिटी ना। तो इसका मतलब कि ओनर अगर बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर रहा है पैसा, मान लो ओनर ने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करे, तो बिजनेस इसको अपना पैसा नहीं मान रहा, बिजनेस इसको क्या मानता है, इस पैसे को भी लाइबिलिटी। बिजनेस कहता है तो लाइबिलिटी है, ये तो बर्डन है, ये तो किसी और के पैसे मैंने ले रखे हैं। तो और इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो समझ आ गया एग्जाम्पल आपको क्या है। तो कैपिटल जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस प्रिंसिपल को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। चलो तो कितना सिंपल प्रिंसिपल हो गया जी, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। इसके बाद नंबर 5 एक और कर लेते हैं। ये तो प्रिंसिपल आप लिखते ही समझ जाओगे। इस प्रिंसिपल का नाम होता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, क्योंकि ये आपने शायद टर्म पहले पढ़ा था चैप्टर 1 में। क्या था, कोड याद है? वेरी गुड। और उसमें सेकंड नंबर पे क्या बोला आपने? राइट। तो IMRC-SAC में M जो था वो क्या था? मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये आपका सेम ही हो गया पॉइंट। तो इसमें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो लिख लेते हैं फर्स्ट एरो डाल के कि इस प्रिंसिपल में है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी measured in money terms are recorded। सिंबल कि जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स मनी की टर्म्स में होंगे वो रिकॉर्ड होंगे। तो ये प्रिंसिपल तो मतलब सभी को ही पता है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। और दूसरा भी लिख लो बात कि अकाउंटिंग इग्नोर्स, और ये क्या इग्नोर करता है? हाँ वेरी गुड। तो ये हमने लिमिटेशन में भी पढ़ी थी बात कि ये क्या इग्नोर करता है? क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। इसमें कोई भी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स नहीं आएंगे। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स मतलब हो गए, जैसे मान लो 2 मैनेजर्स की लड़ाई हो गई, याद है एग्जांपल पहले दिया था? हाँ वो तो सारे लिमिटेशन थे, लेकिन मनी मेजरमेंट का प्रिंसिपल का मतलब है कि जिस चीज़ को आप मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। अब 2 मैनेजर्स की लड़ाई हुई, इसमें कोई मनी टर्म है? नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मनी टर्म नहीं है तो फिर हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रिंसिपल तो बस सिंपल सी बात कह रहा है कि जिस भी ट्रांजैक्शन और इवेंट को आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये मैंने पहले भी बताया था
कि लिमिटेशन ऐसे हो जाता है कई बार कि ये लड़ाई बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, बोलो हाँ या ना। हाँ, लेकिन क्या आप इस बात को रिकॉर्ड कर पा रहे हो? तो इसीलिए लिमिटेशन है अकाउंटिंग की कि भाई कोई चीज़ बिजनेस को तो अफेक्ट कर रही है पर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम सिर्फ इस प्रिंसिपल के तहत किस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं? जो सिर्फ मनी की टर्म्स में होगा। चलो, तो ये भी हो गया जी सिंपल। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। चलो, उसके बाद नंबर 6 और कर लेते हैं, फिर उसके बाद लंबी गहरी सांस ले लेंगे। तो लास्ट और करवा देता हूँ आज के लिए, छठा हो जाएगा। इस प्रिंसिपल का नाम है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, इसमें आप पीरियड वर्ड को ब्लॉक कर सकते हो। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। चलो, तो इसमें पहले एक ड्राइंग बनाकर समझा देता हूँ। तो मान लेते हैं आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करा, ठीक है सर। तो वो बिज़नेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, और मान लेते हैं 50 साल बाद बिज़नेस बंद हो गया। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? जीवन, लाइफ। भाई जीवन क्या है? आपका जीवन क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच का रास्ता, जर्नी, है ना। तो ये जो है जीवन किसका हो गया? एक तरह से बिजनेस का जीवन हो गया। बिजनेस शुरू हुआ, फिर बिजनेस बंद हो गया, तो इसका मतलब बीच की ड्यूरेशन क्या हो गई? पूरी लाइफ ऑफ बिजनेस हो गई। तो अब आप ये सोचो, ये बताओ कि जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट करा और वो फिर बंद हो गया 50 साल बाद, ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब 50 साल। तो आप बिजनेस के बंद होने के बाद, यानी 50 साल के बाद, तब कैलकुलेट करते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ बिजनेस में। ये है मेरा क्वेश्चन है आपसे, कि आप बिजनेस जब बंद होगा तब कैलकुलेट करोगे कि कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। तो नो कह रहे हो आप, क्यों? आप रेगुलर बेसिस पर, हाँ, और कितना होता है वो रेगुलर बेसिस? हाँ, तो एक प्रिंसिपल बना दिया गया कि बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में क्या कर दो? तोड़ दो, डिवाइड कर दो। और जनरली एक पीरियड जो होता है वो कितने टाइम का होता है? 12 मंथ्स, यानी कि 1 ईयर का होता है। तो इसीलिए ये नियम ही बन गया, मतलब ये प्रिंसिपल ही बन गया। तो इसीलिए आज हर बिजनेस हर साल के बाद अपना क्या निकालता है? प्रॉफिट एंड लॉस। फिर 1 साल फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर 1 साल फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। तो बिजनेस की लाइफ को हमने छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, और एक पीरियड कितने टाइम का होता है? 1 साल का। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल का नाम क्या पड़ गया? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसका नाम पड़ गया अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो समझ आया पहले ड्राइंग? चलो, तो पहले इसका नाम ब्रैकेट में लिख लो। इसको पीरियोडिसिटी भी कहते हैं, बाकी इसकी इंग्लिश लिखवा देते हैं आपको। तो पहले इसका नाम लिख लो, पीरियोडिसिटी। तो इसकी लाइन लिख लेते हैं कि भाई इस प्रिंसिपल में क्या है। तो लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स। बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में तोड़ देते हैं। और ब्रैकेट में लिख लो जनरली। तो बताओ जनरली कितना होता है वो पीरियड? हाँ, मतलब 12 मंथ्स लिख लेते हैं। तो जनरली 12 मंथ्स, ब्रैकेट क्लोज। एंड इट इज़ नोन एज, और इस 1 ईयर को क्या बोलते हैं? 12 मंथ्स को क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब इट इज़ नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। बिल्कुल सही।
तो इसको बोला जाता है अकाउंटिंग पीरियड। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल का भी नाम पड़ गया अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो हम बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे और एक टुकड़ा 1 साल, 15 मंथ्स भी ले सकते हैं, लॉ में 15 महीने का टाइम है। तो वो खैर लॉ की बातें हैं, लेकिन हम तो मुंशी हैं, हमारे लिए तो 12 महीने चलता है। तो समझ आया लेकिन ये वाला प्रिंसिपल? चलो तो आप लंबी गहरी सांस लो 2-3 बार, फिर पूरा रिवाइज करते हैं। आज जो पढ़ा अच्छे से उसके लिए तैयार रहना है। रजिस्टर बंद कर दो। तो चलो, तो पहले तो चैप्टर का नाम सुनाओ, क्या था? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसका नाम पता है क्यों है? क्योंकि ये अकाउंटिंग का बेस है, इसलिए इसका चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। चलो खैर, तो सबसे पहले इसमें आपको बताया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल, है ना? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या मतलब था? हाँ, कीवर्ड्स याद रखना है ना। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब था रूल्स, या जो आप नॉर्म्स बनाते हो और यूनिवर्सली इसको सारे मुंशी फॉलो करते हैं। फिर हमने इसको 2 पार्ट्स में तोड़ा था। देख तो नहीं, चीटिंग तो नहीं कर रहे? तो बताओ 2 पार्ट्स के नाम। वेरी गुड। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। वेरी गुड। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का कीवर्ड बताओ। वेरी गुड। और कन्वेंशन का? वेरी गुड। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो होते हैं अजम्पशंस, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस मतलब आउटकम्स, जो आप ईयर आफ्टर ईयर, मतलब जो प्रथाएं चली आ रही थी कई सालों से, उसको फॉलो करते हुए आ रहे थे। फिर अजम्पशंस बताओ कितने हैं हमारे? और कन्वेंशंस 12 हैं वैसे तो, लेकिन अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अजम्पशंस में हमने पहला कौन सा पढ़ा? वेरी गुड। और दूसरा? और तीसरा? ठीक है, चलो। एक्यूरियल नहीं, एक्यूरल भी नहीं। देखो, एक बोलो, एक, फिर अगला शब्द बोलो रूअल। हाँ, तो एक रूअल, एक रूअल, ठीक है, एक रूअल, एक्यूरल नहीं। हाँ, तो आप बोल रहे हो एक्यूरल, वो नहीं है, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो गोइंग कंसर्न का बताओ क्या था मुद्दा? बिजनेस चलता रहेगा फोरसेबल फ्यूचर तक, और आपका कोई भी इरादा इसको बंद करने का नहीं है। और ओलंपियाड का क्वेश्चन क्या पूछेगा? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस हम इसी अजम्पशन की वजह से कर रहे होते हैं। फिर कंसिस्टेंसी में क्या थी कहानी? सही, बिल्कुल सही, कि जो भी मेथड आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हो वो ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली फॉलो होगा। लेकिन अगर आपका मन करा चेंज करने का, तो क्या आप कर सकते हो? नहीं, मन से तो नहीं कर सकते। 3 रीजंस होने चाहिए। नहीं, मन होना चाहिए बेटर प्रेजेंटेशन की वजह से। ये नहीं कि सुबह उठे मन कर रहा है चेंज करने का, मतलब मन भी क्यों कर रहा है? बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। ये रीज़न होना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि मन कर रहा है बस। तो 3 रीज़न क्या है? पहला, लॉ रिक्वायर्स, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स, और फॉर बेटर, ठीक है। चलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझाओ क्या होते हैं? क्या बोला आपने? जो रूल मंदिर ने बनाए, ICAI ने बनाए। हाँ, ठीक है, हाँ, मतलब वो तो हमारी कहानी थी। हाँ, ठीक है। जो रूल्स किसने बनाए? ICAI ने बनाए, जो सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है हमारे देश की, तो हम उसकी बात करते हैं क्या? ठीक है। अच्छा जी, एक्यूरल में क्या है? अच्छा, नहीं दोस्त, एक्रूअल में थी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, बस कुछ दिनों बाद आकृति अब मेरी जगह लेने वाली है, इसको सब याद हो गया। तो ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करने हैं? इंग्लिश थी व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, मतलब जब वो हुई, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है ना जी? तो ये आपको बताया था।
उसके बाद यहाँ पर देखो वही एग्जांपल है कि एक्रूअल बेसिस का मतलब है जब ट्रांजैक्शन हुई तब रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे एग्जांपल में 5 मई को रिकॉर्ड करोगे या 5 जुलाई? ठीक है, 5 मई। चलो उसके बाद चलते हैं कन्वेंशंस की तरफ। तो पहला कन्वेंशन कौन सा? ठीक है, तो इसमें आपको बताया था कि मुकेश अंबानी और रिलायंस अलग अलग है, और आप हमेशा अकाउंटिंग किसके नज़रिए से करते हो? वेरी गुड। और इसका बेस्ट एग्जांपल कैपिटल। हाँ, वेरी गुड। तो बस 3 कीवर्ड याद रख लिया, आपका काम हो गया। फिर हमने अगला पढ़ा था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। उसमें तो सिंपल था कि कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो मनी की टर्म्स में हो, और हम किसको इग्नोर करते हैं? क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था आज का लास्ट अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। वो क्या था? लाइफ ऑफ बिजनेस को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, और एक पीरियड को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। चलो बहुत बढ़िया जी। तो सबको क्लियर हो गया कहानी? चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा समाप्त। अब अकाउंट्स वाले सर की छुट्टी।